अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3.3 चैप्टर 3 का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था एटम का मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। इसके अलावा एटम का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल समझने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था, स्पेक्ट्रोस्कोप, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को मेजर किया गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो रेडिएट होती है, जो एब्जॉर्ब और रिलीज़ होती है, उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था हमने। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक ने 1900 में, और क्वांटम थ्योरी पेश की। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है ये किस बारे में है। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी 1900 में पेश की गई और इन्होंने भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल कैसे होना चाहिए। इन्होंने रदरफोर्ड के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल दिया वो इस नुक्ते पे बुनियाद रखता है। कौन सा नुक्ता? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे इस फर्स्ट पॉइंट में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की माना क्या है। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन रेज को एमिट करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो उन रेज में एनर्जी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या जब भी एनर्जी को रिलीज़ करेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी। उन रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी है? क्या वो कैलोरी में होगी, जॉल्स में होगी? नहीं, बहुत कम है। उन रेडिएशंस की जो एनर्जी है, उस रेडिएशन की एनर्जी के अमाउंट को हम क्वांटा पढ़ते हैं या फोटॉन्स पढ़ते हैं या पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी रेडिएशंस की शक्ल में होगी, या जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लो लेवल में आएगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा और वो एनर्जी भी रेडिएशंस के शक्ल में होगी। वो रेडिएशंस में कितनी एनर्जी होगी? जस्ट 1 क्वांटम या फोटॉन या 1 पैकेट ऑफ एनर्जी होगा, जिसको मैथमेटिकली हम जाहिर करते हैं 1h न्यू। इसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी ये वैल्यू है, और न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर n1 में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन n2 में है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करें, इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करें। इसकी फ्रीक्वेंसी को h के साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी h के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी कि ये एनर्जी कितने पैकेट्स की है और ये एनर्जी कितने पैकेट्स की है। तो यानी फर्स्ट नुक्ता जो मैंने आपको बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, माना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटा के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, 1 पैकेट 2 पैकेट जितने भी है, उसका 1 पैकेट ऑफ एनर्जी जो होगा वो 1 h न्यू के बराबर होगा, जिसको हम 1 क्वांटम भी पढ़ते हैं। यानी इससे जाहिर हुआ कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और इस प्रोपोर्शन की साइन को हम कांस्टेंट लेंगे। सो एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट h न्यू। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो पैकेट्स में होगी, क्वांटम में होगी, जो के बराबर होगी h न्यू के। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। रेडिएंट एनर्जी तीसरा पॉइंट इसका है। जो चौथा पॉइंट, जो रेडिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो एमिट होगी लाइक 1 पैकेट
2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट एंड सो ऑन। लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं होगी 0.5 पैकेट, 0.75 पैकेट, 1.5 पैकेट, 2.5 पैकेट, 3.7, 3.8 पैकेट, इस तरह नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब भी रेडिएट होगी, चाहे एब्जॉर्ब होगी चाहे रिलीज होगी, चौथा पॉइंट इसका ये है कि वो एनर्जी स्मॉल होल पैकेट्स में होगी, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, इस तरह। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बुनियाद पे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। मैं मुख्तसर समरी बताता हूँ आपको फिर से। इसमें हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और रिलीज़ होती है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो वो रेडिएशन की शक्ल में, जब रिलीज़ होगी तो वो भी रेज की शक्ल में। तीसरा पॉइंट, उस एनर्जी को हम कैसे देखें, कैसे कैलकुलेट करें, तो प्लैंक ने बताया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी h न्यू के बराबर होगी। h क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और h से मल्टीप्लाई करेंगे आपको एनर्जी के पैकेट्स मिलते जाएंगे। ये थी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। दूसरा टॉपिक है जो इस थ्योरी पे बुनियाद रखता है, बोहर्स थ्योरी। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया 1911 में। बोहर अपना मॉडल पेश करते हैं 1913 में, 2 साल बाद। बोहर भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात करते हैं जो कि क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पे। तो बोहर ने पहली पॉइंट बताई स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी शेल। ये सेंटर है, ये शेल है, ये भी शेल है। एक में ये इलेक्ट्रॉन में बनाता हूँ जिसकी कम एनर्जी है, ब्लैक वाला। दूसरे में ये इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ जिसकी हाई एनर्जी है क्योंकि हायर लेवल में है। व्हाट इज स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी शेल? एक शेल, दूसरा शेल। स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। जैसे ये ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी स्टेशनरी ऑर्बिट है। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड मूव कर रहा है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को भी फिक्स एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को भी फिक्स एनर्जी है। एंड डजंट रेडिएट एनर्जी। ना तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, ना ये रेडिएट करेगा। हाँ, ये ज़रूर है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करेगा फिर वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं होगा। लाजमी जब लोअर वाला हायर में जंप करेगा तब तक हायर वाला एनर्जी लूज कर चुका होगा और वो लोअर में जंप करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपना एनर्जी लेवल चेंज करता है, तो फिर उनके स्टेशनरी ऑर्बिट वो नहीं होते। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में फिक्स है वो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होगी, वो इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, उसकी एनर्जी पे फ़र्क नहीं होगा। हाँ, जब जंप करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को रिलीज करेगा। सेकेंड पॉइंट, ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जी। अब इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की और इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है, और ये जो ऑर्बिट है इसको हम एनर्जी लेवल पढ़ते हैं, इसको भी एनर्जी लेवल। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन शेल में मूव करते रहते हैं सेंटर के सराउंड में। लेकिन अब हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि ये शेल नहीं है, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है। भाई इसको शेल क्यों नहीं पढ़ते, एनर्जी लेवल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो लेवल है एनर्जी की वो कम है, इधर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की लेवल है वो ज़्यादा है। इसलिए इन शेल्स को, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स पढ़ना चाहिए कि जो n1 में इलेक्ट्रॉन है उसकी 1 पैकेट ऑफ एनर्जी लेवल है, जो n2 में है उसके 2 पैकेट ऑफ एनर्जी लेवल है। तो बोहर थ्योरी का दूसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में घूमता है उन शेल्स को या तो हम ऑर्बिट्स पढ़ें या उनको एनर्जी लेवल्स पढ़ें। बोहर का तीसरा पॉइंट ये देखें, ये सेंटर है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। मैंने n1 n2 लिखा है। फर्स्ट शेल में रेड इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में ग्रीन इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर देन हायर इलेक्ट्रॉन मस्ट, यानी जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर हायर वाला लोअर में गिरेगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर
it absorb energy, and when it jumps from higher to lower it releases energy। वो एनर्जी कितनी होगी, वो ही तो प्लैंक थ्योरी में अभी हमने पढ़ी। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज E2 माइनस E1, माना सेकंड लेवल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से फर्स्ट लेवल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस करो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। वो डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस होगा h न्यू के बराबर। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, h न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो प्लैंक थ्योरी जो हमने पढ़ी थी कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी एक डिफरेंस को शो करेगा, दो पैकेट ऑफ एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस को शो करेगा, यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज E2 माइनस E1। इसके बाद बोहर की एक डेरिवेशन भी, इक्वेशन भी, वो सारी डिटेल डेरिवेशन तो याद करना फजूल है। उसमें 2-3 जो इक्वेशंस मिलती हैं उनके फार्मूले आप जहन में करें। मैं आपको आगे भी उसका एक पेज या थोड़ा कुछ फार्मूले जो हैं वो दूंगा, वो आपने जहन में रखने। बाकी डिटेल डेरिवेशन आपने नहीं पढ़नी। तो ये होगी प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी के बुनियाद पे बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया जो रदरफोर्ड में मॉडिफिकेशन लाता है, रदरफोर्ड की मिस्टेक निकालता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रॉन की नेचर पे एक और टॉपिक पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लासिकल फिजिक्स और जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, उनके कॉन्सेप्ट क्या थे? एक कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का दोनों बिहेवियर है। हाइजेनबर्ग ने बताया इलेक्ट्रॉन की सर्टेन क्या है, अनसर्टेन नेचर है। 1925 में इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर है, यानी हाइजेनबर्ग अपने प्रिंसिपल में, अपनी फैक्ट में ये बताता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की या तो आप पोजीशन मालूम कर सकते हैं कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन को चेस करते हैं, या उसका मोमेंटम मालूम कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें आप मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है, अनसर्टेन है, डाउटफुल है। तो इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, यानी साइमल्टेनियसली इफ पोजीशन जिसकी निशानी है डेल्टा x इज नोन, तो फिर मोमेंटम क्या होगा, अननोन होगा। एंड वाइस वर्सा, माना इसके उल्टा, अगर पोजीशन जो है अननोन होगी तो मोमेंटम नोन होगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेन नेचर बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन मालूम होगी एक ही वक्त में, या मोमेंटम मालूम होगा। अगर पोजीशन मालूम होगी तो मोमेंटम अननोन होगा, अगर मोमेंटम मालूम होगा तो पोजीशन अननोन होगी। मैथमेटिकली इसको हम जाहिर करते हैं, ये px की चेंज बना पोजीशन, और सॉरी मोमेंटम, और x की चेंज बना पोजीशन। तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट h के बराबर होगी। अगर एक हमें मालूम होगी तो दूसरी हम h से निकालेंगे, ये हमें मालूम होगी तो इसकी हम h के इस फार्मूले से निकालेंगे। यानी इफ डेल्टा x इज 0, यानी कोई वैल्यू आपको मिली, पोजीशन इज नोन, देन px इज इन्फिनिट। इन्फिनिटी ये मालूम नहीं होगा, ये अननोन होगा। तो इस प्रिंसिपल में हमने इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेन नेचर पढ़ी, ड्यूअल नेचर पढ़ी कि उसकी या तो हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं या उसकी हम मोमेंटम मालूम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अब इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल हमने जो मॉडल्स पढ़े, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, प्लैंक्स थ्योरी और इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारे पास टॉपिक होंगे, एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, माना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं जो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम एक और जो है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज़ एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। एक्सरेज ये एक्स्ट्रा रेज हैं। एक्सरेज को 1895 में जर्मनी का एक साइंटिस्ट था रोएंटजेन, इन्होंने डिस्कवर किया। एक्सरेज का दूसरा नाम है एनोड रेज। एक्सरेज को सून जैसे ही ये डिस्कवर हुए तो इसको रोएंटजेन का नाम दिया गया, रोएंटजेन रेज। एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई? ये गैसियस डिस्चार्ज ट्यूब है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए यूज़ किया गया था। इसमें हमने एक ये मेटल की स्ट्रिप रखी है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी का नेगेटिव करंट है, माना कौन सा, इलेक्ट्रोड है या कैथोड है। और सामने हमने प्लेट नहीं रखी है, सामने हमने किसी मेटल का एक पीस रखा है जो कि हमारा टारगेट मेटल है, जिस पे इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव पोल है, माना एनोड है।
अब हम क्या करते हैं, ये हमारा टारगेट है, इस पे हम कैथोड टकराते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा हाई वोल्ट का, तो कैथोड रेज इस एनोड पे, इस टारगेट मटेरियल पे टकराएंगे। जब स्ट्राइक करेंगे तो इससे कुछ रेज निकलते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन ये रेज तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं है, तो ये कौन से रेज हैं? तो ये डिफरेंट रेज हैं। तो इन रेज का नाम है एनोड रेज। मैंने आपको बताया था प्रोटॉन की डिस्कवरी में प्रोटॉन को एनोड रेज नहीं कहेंगे। प्रोटॉन कैथोड के परफोरेशन सुराखों में से निकले थे, वो कैथोड कैनाल रेज को पढ़ सकते हैं आप, पॉजिटिव रेज पढ़ सकते हैं, प्रोटॉन रेज पढ़ सकते हैं, एनोड रेज नहीं कहेंगे। एनोड रेज जो है ये रोएंटगन ने डिस्कवर किए थे, जो एक्स रेज हैं। तो इन एक्सरेज की प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? भाई ये जो मैंने रेड मार्कर से बनाए हैं, ये एक्सरेज हैं, ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, यानी ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ, इन पे कोई चार्ज नहीं है। ये शॉर्ट वेवलेंथ रखते हैं, बड़ी शॉर्ट वेवलेंथ है, जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, माना ये हाई फ्रीक्वेंट रेज हैं। और ये एनोड से निकले, टारगेट मटेरियल हमारा एनोड था, इस पे जब कैथोड टकराए तो इस एनोड से, यानी इस मेटल से ये रेज निकले हैं। और ये रेज कैसे निकले? ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ कैथोड रेज एट एनोड। दिस रेज, ये जो रेज है एक्स रेज, इनकी जो फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। जैसे जैसे हम ये मटेरियल चेंज करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस चेंज होती जाएगी, यानी टारगेट मटेरियल जैसा हम रखेंगे उस तरीके से एक्स रेज निकलते जाएंगे। तो ये एक्स रेज डिपेंड ऑन मटेरियल। कौन सा मटेरियल? जो हमने एनोड यूज किया। इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कैसे होगी? इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है जैसे हम एटॉमिक मास बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। इन रेडिएशंस को हाई एबिलिटी है टू पेनिट्रेट। इन रेज की एक और कैरेक्टरिस्टिक निकाली गई, जो वेरी सून इन रेज को इस्तेमाल भी किया गया कि इनको पास होने का पावर ज़्यादा है। ह्यूमन फ्लैश, इंसान के जिस्म के अंदर पास हो जाते हैं। और सून इन रेज को मेडिकल साइंस में यूज़ किया गया। जैसे हम आज पढ़ते हैं भाई एक्सरेज निकलवाएं, तो एक्सरे निकलवाए माना एक्सरेज को दाखिल किया जाता है बॉडी के अंदर, और उनसे जो है जो यानी हमें स्टडी मिलती है, स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये सून मेडिकल साइंस में यूज़ किए गए। लेकिन मेडिकल साइंस के अलावा मोस्टली साइंटिस्ट था जिन्होंने इन रेज से एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। वो कैसे दरियाफ्त किया? मोसले ने क्या किया? 1911 में मोसले ने स्टडी की डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एनोड। ये टारगेट मटेरियल चेंज करता रहा कंटिन्यूसली, और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ मिलती गई, वेवलेंथ मुख्तलिफ मिलती गई, और इनकी मुख्तलिफ स्टडी की। और इन्होंने प्रूव किया कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जा रही है तो एटॉमिक मास बढ़ता जाए। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। इसके अलावा इन्होंने देखा कि वो जो वेवलेंथ कम हो रही है एटॉमिक मास बढ़ाने से, वो कैसे? वो एटम टू एटम 1 by 1 यूनिट बढ़ रही थी। तो इन्होंने फाउंड किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में, वो यही एनोड रेज शो कर रहे हैं। फाउंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज बाय 1 यूनिट फ्रॉम एटम टू एटम, यानी जैसे जैसे एटम तरतीबवार प्रेडिक्टेबल में रखे गए उस तरतीब से इन्होंने फाउंड किया 1 by 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है, और ये 1 by 1 यूनिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो एटम के न्यूक्लियस में है, इनको एटॉमिक नंबर पढ़ा जाता है। यानी आज हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एक्सरेज रोएंटगन ने डिस्कवर किए। एक्सरेज की स्टडी को फर्दर जो है वो मोसले ने स्टडी किया, और उन्होंने उन रेज से एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। एटॉमिक मास तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अभी हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, बाहर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुख्तलिफ शेल्स में ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो आप याद रखें, ये पॉइंट सारी आपने रिमेंबर करनी है कि एनर्जी लेवल्स क्या हैं। वो स्पेसेस हैं, वो ऑर्बिट्स हैं, वो मेन शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो मेन शेल्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4। कितने मेन शेल्स हैं? 4। उनके नाम क्या हैं? K L M N। लेकिन अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल
पीरियोडिक टेबल में कितनी रोज़ हैं? 7 रोज़ हैं। हर रो शेल को जाहिर करती है। पहली रो में जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों एलिमेंट्स में एक शेल है। दूसरी रो में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, दूसरी रो में, जैसे दूसरी रो में हम स्टडी करें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन तमाम एलिमेंट्स में टोटल जो शेल हैं वो 2 हैं। सोडियम तीसरी रो में रखा गया है, इसमें 3 शेल है। पोटेशियम चौथी रो में रखा गया है, 4 शेल है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में 7 रोज हैं, यानी शेल 7 होंगे। मेन एनर्जी लेवल 7 होनी चाहिए। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि मेन शेल 4 हैं जिन पे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की गई है लॉजिकल फार्मूले के हवाले से। बाकी पॉसिबल जो एनर्जी लेवल्स हैं वो 7 हैं, यानी कि LMNOPQ। अच्छा, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए एक फार्मूला है, जो फार्मूला है 2n²। ये 2n² जो है ये फार्मूला शो करेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मेन एनर्जी लेवल में कितने हैं। जैसे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, N शेल में 32 है, O में 50। क्यों हम माने कि इतने इलेक्ट्रॉन है? उसके लिए लॉजिक क्या है हमारे पास? 2n²। जैसे K शेल के लिए 2n²। K शेल कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे, माना 2 × n की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम M शेल के इलेक्ट्रॉन फाउंड करें, मैंने लिखा है 18, कैसे प्रूव करें? तो 18 यानी 2n²। 2 × m कौन से नंबर पे? KLM तीसरे नंबर पे, तो 2 × 3², तो 2 × 3² का क्या होगा? 9, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। O शेल में कितने होंगे? 5वें नंबर पे, 2 × 5², 5² क्या हो जाएगा? 25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन। तो मेन शेल्स में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हैं वो कितने हैं? किस फार्मूले के लिहाज से? 2n² फार्मूले से। अच्छा, मेन एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स भी इलेक्ट्रॉन्स की हैं। जैसे मेन एनर्जी लेवल 4 हैं KLMN, इसी तरीके से सब एनर्जी लेवल्स भी हैं SPDF, 4 सब एनर्जी लेवल्स हैं। तो कौन सा फार्मूला है जो जाहिर करेगा कि इतने इतने सब एनर्जी लेवल्स हैं? सिंपल n। जो n होगा वो नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल को जाहिर करेगा। कौन सा सब एनर्जी लेवल? SPDF। किस तरीके से? जैसे अभी देखें, K कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। K के लिए N1 है, तो K में सब एनर्जी लेवल 1 होगी। L कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, उसमें सब एनर्जी लेवल कितने होंगे? 2 होंगे, S और P। M कौन से नंबर पे है? उसका N3 है, तो उसमें सब एनर्जी लेवल कितने होंगे? 3 होंगे, SPD। N शेल कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे है, तो उसमें सब एनर्जी लेवल कितने होंगे? 4, यानी SPDF। तो ये ना टोटल सब एनर्जी लेवल्स हमारे पास कितने हुए? 4 SPDF। और सब एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने रहते हैं? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में 14 इलेक्ट्रॉन। एक टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, जो ये प्रूव करेगा, साबित करेगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 नहीं आ सकेंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 9 या 11 नहीं होंगे। तो वो जब हम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्ड इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आज आपने ये एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल में कैसे है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।